हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा ही किसी भी मूवी सीरीज के थर्ड पार्ट को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, खास तौर पे तब जब उसके शुरू के 2 पार्ट बहुत ही अच्छे हों। तो थर्ड पार्ट को लेकर ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है, जिस पे बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज डिलीवर नहीं कर पाती हैं। और कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट भी उन्हीं मूवीज में से एक है। लेकिन अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो आपको पता होगा कि मूवी में जितनी भी चीजें हुई हैं वो थोड़ी सी समझने में कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इसीलिए कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की एंडिंग के बारे में, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब आगे ये फ्रेंचाइजी चौथे पार्ट में कहां जा सकती है। तो बिना शैतान को बुलाए चलिए शुरू करते हैं। कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट अपने पुराने दोनों पार्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जहां पर पुराने दोनों पार्ट्स में एक्चुअली में डिमोनिक एंटिटी प्रेजेंट होती है किसी घर में और वो एक पूरी की पूरी फैमिली को हॉन्ट कर रही होती है, वहां पर ये मूवी एक काफी वाइड स्प्रेड टाइप की है। मतलब पहली बात तो ये कि जो डिमोनिक एंटिटी होती है ये खुद से नहीं आती, इसको कोई बुलाता है। और जैसे दूसरे पार्ट्स में ये भूत प्रेत इनको अपने घरेलू मामलों की तरह पारिवारिक समझ के निपटा लेते थे, उसके ठीक ऑपोजिट इस वाले पार्ट में ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। मतलब एक घर से शुरू होकर कोर्ट तक, जेल तक, हर कहीं लेकर जाएगी मूवी आपको। और इस मूवी की यही वाली चीज एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक टाइप का है, क्योंकि एक हॉरर एलिमेंट को ये चीज थोड़ा सा डाइल्यूट कर देती है। और कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट में आपको हॉरर वाला एलिमेंट जो पुरानी दोनों कॉन्जरिंग मूवी में देखने को मिला था वो इतना देखने को नहीं मिलता। खैर, मूविंग ऑन, मूवी की स्टोरी बेसिकली 1981 में यूएसए के एक बहुत ही ज्यादा इनफेमस केस पे आधारित है, जिसका नाम था आर्नी जॉनसन केस। और इसमें रियल लाइफ में आर्नी जॉनसन नाम के एक आदमी ने एलन बोनो नाम के आदमी को 22 बार स्टैब करके जान से मार दिया था। और फिर उसने कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया, ये कहते हुए कि वो डीमन से पोजेस था, इसीलिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। और मूवी भी इसी सारे इंसिडेंट्स को फॉलो करते हुए एड और लॉरेन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेती है, जो रियल लाइफ में भी थे। अब एक्चुअली में इस मूवी में होता यह है कि एड और लॉरेन जब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक्चुअली में डीमन यहाँ पर आया नहीं है, बल्कि उसको किसी ने समन किया है, मतलब बुलाया है। और इसी चीज को फॉलो करते हुए एक रिटायर्ड प्रीस्ट जिनका नाम फादर कास्टनर होता है, उनके घर पे जाते हैं और उनके बेसमेंट में उन्हें काफी सारी पुराने जादू टोने वाली चीजें मिलती हैं। अब फादर कास्टनर ने आज से कई साल पहले एक्चुअली में जितने भी डिमोनिक कल्ट्स थे जो डीमन की वर्शिप करते थे, उसको समन करने की कोशिश करते थे, उन्हें पकड़ के शट डाउन करने की कोशिश करी थी। और इसीलिए उनके बेसमेंट में बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आगे जाके एड और लॉरेन को ये बात पता चलती है कि फादर कास्टनर की बेटी ही एक्चुअली में उस डीमन को समन करने वाली है। मतलब वो एक पूरी टेबल पे सितारा वितारा बनाती है, उसके आसपास मोमबत्तियां जलाती है, किताबें रख लेती है, मुंडी टिकाती है, और ऐसे करके वो एक शैतान को बुला लेती है। अब इस पूरी बात का लॉजिक फादर कास्टनर ऐसे देते हैं कि एक प्रीस्ट होने के कारण उन्हें बच्चे होने की परमिशन नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने चर्च से छुपा के रखा अपनी बेटी को। और इस पूरे कांड के टाइम पर जो उनकी बेटी थी उसे डिमोनिक एंटिटी से काफी ज्यादा फैसिनेशन हो गया। अब एड और लॉरेन जो है वहां पे पहुंच जाते हैं, जिसमें से एड की तबीयत थोड़ी खराब होती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो वेसोडायलेटर मेडिसिन देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेडिसिन का ज्ञान पेल देता हूँ, तो सुन लो। वेसोडायलेटर्स बेसिकली कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो वेन्स को डायलेट, मतलब ऐसे चौड़ा कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की तरफ पहुंचने वाला ब्लड कम हो जाता है। तो अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है और उसके हार्ट तक पहुंचने वाला ब्लड थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके हार्ट पर कम लोड पड़ेगा, और ऐसे करके हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और साथ में उन लोगों को भी दी जाती है जिनको हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है। बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। खैर, तो अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिरकार जो आइसलैंड ने डीमन समन किया था वो था कौन। तो बेसिकली अभी तक कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी में जितने भी डीमंस वगैरह आए हैं उनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। जैसे सेकंड पार्ट में विलाक था, फर्स्ट पार्ट में बत्शीबा था, उसके अलावा भी जैसे एनाबेल वगैरह है। तो इन लोगों को नाम देने के शौक है अपने डीमंस को। लेकिन थर्ड पार्ट में यही चीज थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है कि थर्ड पार्ट के डीमन का नाम कुछ है ही नहीं। इस डीमन के बारे में हमें जो चीजें पता है वो बस यही है कि इसे द ऑकल्टिस्ट समन करती है, फिर उसके बाद 3 सोल्स का प्रॉमिस करती है। सबसे पहली होती है चाइल्ड की, जो डेविड था, फिर उसके बाद सेकंड होती है लवर की, जो आनी था, और थर्ड होती है अ मैन ऑफ गॉड, जो कि एड था। और अगर इस डीमन को इन तीनों की सोल्स मिल जाती, मतलब अगर ये डीमन इन तीनों को मार देता, तो वो सक्सेसफुली हेल में पहुंच जाता। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज में एक छोटा सा कैच था। अगर द ऑकल्टिस्ट जो इसको समन कर रही है वो इन तीनों को मरवाने में नाकामयाब होती, तो ये डीमन खुद ब खुद उससे मारकर उसकी सोल को लेकर हेल में चला जाता, जो इस मूवी के एंड में एक्चुअली में होता भी है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाली चीज इतनी पसंद नहीं आई। मतलब अगर आप एक मूवी में डीमन को दिखा रहे हो तो उसको नाम तो देना ही चाहिए, क्योंकि आपने पुराने पार्ट्स में दिए हुए हैं, और इसके बाद एक हॉरर मूवी में एक इंसान का विलन होना मेक सेंस नहीं करता। और फिर अगर हम बात करें इस बारे में कि यहाँ से कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी कहाँ पे जा सकती है या फिर क्या ये लास्ट पार्ट था,
तो बेसिकली एड और लॉरेन वॉरेन जिनके ऊपर ये मूवीज आधारित हैं वो सही में गोस्ट हंटर्स थे और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो अगर आर्नी जॉनसन वाला पूरा केस 1981 पे बेस्ड है तो इसके बाद भी एड और लॉरेन के एक दो ऐसे केसेस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिसमें से सबसे पहला आता है द स्नेडेकर हाउस वाला। ये एक फ्यूनरल होम की कहानी है जिसमें कई सारे भूत प्रेत आकर मेला वेला लगा लेते हैं पूरा, और इसके ऊपर डिस्कवरी का जो हॉन्टिंग शो आता था उसका भी एक एपिसोड बना है, और द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट नाम की एक मूवी है जो इसी पे काफी लूजली बेस्ड थी। और सिंस फ्यूनरल होम की बात निकली है तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। अगर आप लोगों ने ऑटोप्सी ऑफ जेन डो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट को छोड़कर ऑटोप्सी ऑफ जेन डो देखो रात में। नींद भी नहीं आया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक केस और था एड एंड लॉरेन वॉरेन का जो काफी फेमस है, द स्मर्ल फैमिली केस। इसमें क्या होता है कि एक घर के अंदर, वापस घर वाली कहानी आ गई, एक घर के अंदर 4 भूत होते हैं और एक डीमन होता है, तो कहानी एकदम मस्त बन सकती है। इसलिए आई थिंक कि स्मर्ल फैमिली केस को लिया जा सकता है अगर ये लोग कॉन्जरिंग 4 का प्लान कर रहे हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस कम है क्योंकि कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट एक ठीक ठाक ही मूवी थी, और अगर इन्हें कॉन्जरिंग 4 को थोड़ा भी अच्छा बनाना है तो इन्हें जेम्स वैन को वापस लाना होगा, नहीं तो उनके बिना काम नहीं बन सकता। माइकल चेव्स के बस की बात नहीं है। तो कुल मिला के कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट एक ठीक ठाक सी मूवी थी। पुराने दोनों पार्ट्स को चेंज करके एक नया टेक लेने की कोशिश करी गई, लेकिन ये मूवी जो चीज दिखानी चाहिए एक हॉरर मूवी को, उसी में सबसे ज्यादा फेल होती है। क्योंकि मुझे तो देखो इससे देख के डर लगा नहीं, अब वैसे भी मुझे डर बहुत कम लगता। ये लाइट किसने बंद करी? तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो पीछे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, जिसे अगर आप लोगों ने टच नहीं किया है तो फिर जब इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर सकते हो। सारी के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और लिंक से मुझे याद आया कि अगर ऐसी ऑसम टिमटिमाने वाली रिफ्लेक्टेड टी शर्ट चाहिए तो thecomicverse.com पे जाओ एंड शॉप अवे। सुपरमैन डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। हम बहुत ओपी डिजाइन्स लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आपको कॉन्जरिंग 3 कैसी लगी, क्या आप इसे देखना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Hallo, mijn naam is Kenny. Kenny, je mag gewoon normaal praten, hè? Hallo, mijn naam is Kenny. I'm looking for a girlfriend. Do you like Harry Potter? I love Harry Potter. Because if you want, I can show you where the magic happens. If you were a Pokemon, Yeah. I'd choose you. All right. Thank you. You want to be my girlfriend? No. Why not? Is that a lightsaber in your pocket? Or are you just excited to see? Do you want to go to my Batmobile and blow off some steam? Ooh la la. You are the Obi-Wan for me. You know why? Why? Because you're delicious. You want to be my girlfriend? Well, maybe. You want to be my boyfriend? Yeah. I have a girlfriend now? Well, yeah.